Hello students, welcome back for the new chapter, that is chapter number 8, journals. See, in this chapter we have to study about what are journal entries, how we are going to frame a journal entries, what are the rules for framing the journal entries. But before that, we have to study some theoretical part that gives a basic idea that what are journals and why we are framing the journal entries. See, we all knows that business transactions, we all are having idea that whatever the transactions which we can measure in monetary terms, only that transaction we are going to record in our business if it is related with our business, right? So whatever the transactions we are framing, whatever the transactions we are writing in our books, what are the base of recording that transactions? The base are the vouchers. Now, what is voucher? I am giving a very short idea that what is voucher. Suppose you went to one shop in order to purchase some goods. So that shopkeeper is going to give you a receipt, a cash memo, an invoice, a bill. So that documents are known as vouchers. So you will get a clear idea that whatever the documents you are getting, उस शॉपकीपर से जो भी डॉक्यूमेंट हमें मिलते हैं जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई बिल हो सकता है, वो कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट हो सकता है, वो कोई आपका इनवॉइस हो सकता है, कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप रिसीव करते हैं जब कोई गुड्स परचेज करते हैं या अगर कुछ सेल करते हैं. इफ यू आर अ बिजनेसमैन, इफ यू आर अ बिजनेस एंड यू आर सेलिंग सम प्रोडक्ट, देन वॉट एवर द डॉक्यूमेंट यू आर गिविंग टू द परचेजर, उसको हम बोलते हैं इनवॉइस, उसको हम बोलते हैं बिल. इन शॉर्ट उसको हम बोलते हैं वाउचर्स, राइट? एक चीज आपको क्लियर हो गई कि वाउचर्स ही वो चीज है जिसके बेस पर ट्रांजैक्शन की फ्रेमिंग होती, ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं. ठीक है, अभी आपने कोई गुड्स परचेज किया, अब आप अगर अपनी बुक में कोई ट्रांजैक्शन फ्रेम करते हो, कोई सेंटेंस फ्रेम करते हो, तो कैसे लिखोगे? परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज दिस इज अ ट्रांजैक्शन. गॉट द पॉइंट? क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं. तो जो भी आप ट्रांजैक्शंस फ्रेम करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हमको रिकॉर्ड करना होता है. ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स वी आर फ्रेमिंग द ट्रांजैक्शंस. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिकॉर्डिंग दैट ट्रांजैक्शंस, राइट? रिकॉर्डिंग दैट ट्रांजैक्शंस. अब देखते हैं, बुक को रेफर करते हैं. अब जल्दी से देखो जरा, आपसे क्या कहता है. जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर एंटर्ड. ठीक है, मतलब डेट वाइज. बेसिकली हम जर्नल्स में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बेस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. जब हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसका मतलब है डेट वाइज. ठीक है, जैसे 1 अप्रैल को अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो पहले उसको रिकॉर्ड करना. 2 अप्रैल में जो ट्रांजैक्शन हुआ फिर आप उसको रिकॉर्ड करिएगा. 3 अप्रैल को जो ट्रांजैक्शन हुआ फिर आप ऐसे इसको रिकॉर्ड करिएगा, एंड सो ऑन, राइट? तो सो दिस इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो जनरल में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाते हैं. ठीक है, अब ये कहते हैं जर्नल इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. क्या बोलते हैं? जर्नल क्या है हमारे लिए? जर्नल इज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. मतलब सबसे पहले जो आप रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, वो कहां करोगे? जर्नल्स में. सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि सबसे पहले जब हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस को तो कहां रिकॉर्ड करना?
जनरल में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जनरल इज अ बुक ऑफ primary entry or a book of original entry in which transactions are first recorded in a chronological order from the accounting vouchers that are prepared on the basis of source document, that is cash memo, invoice, bill, etc. पूरा क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका? अभी तक हमने क्या पढ़ा? जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होते हैं, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं हम वाउचर्स के बेस पे। क्लियर है? उनको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, इतना क्लियर है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करिएगा जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं। इसमें कुछ डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन एक बार आप देखना। टर्म्स और एक्सप्रेशन। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आप जानते हैं, जनरल एंट्री पूरा एक फॉर्मेट में अभी बताऊंगा आपको, उस फॉर्मेट में हमको जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करना है। जनरलाइजिंग क्या होता है? जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उन सबको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज जनरलाइजिंग। इसके बाद पोस्टिंग भी लिखा हुआ है। पोस्टिंग मतलब जनरल के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है लेजर, उस लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं, तो अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा आपसे। ठीक है, फंक्शंस एक बार देख सकते हैं जनरल्स के कि मेंटेनिंग क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट वाइज रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस को, एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको एनालाइज करना, उसके बेस पर डिसाइड करना कि हमको इसको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, कैसे करना है ये मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद बेसिस फॉर लेजर पोस्टिंग, मतलब जनरल के बेस पर ही आप लेजर अकाउंट बनाते हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं जल्दी से। डे टू डे ट्रांजेक्शन, जितने भी डे टू डे ट्रांजेक्शन हैं सबको आपको रिकॉर्ड करना है। सेकेंड पॉइंट, ये बुक ओरिजिनल एंट्री है, आप सभी को मालूम है। बोथ एस्पेक्ट्स मतलब डेबिट और क्रेडिट। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसके दो एस्पेक्ट होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। फोर्थ पॉइंट देख लो, आफ्टर द जनरल एंट्री नरेशन इज गिवन विच इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्री। जब हम जनरल एंट्री करते हैं उसके नीचे हम नरेशन लिखते हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। आफ्टर दैट जनरल इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन विच शोज कंप्लीट डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन इन वन एंट्री। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, आपने गुड्स परचेज किया था तो आपने लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश। क्लियर? तो ये जो जनरल एंट्री है ये पूरा डिस्क्रिप्शन होता है ट्रांजेक्शन का। उसके बाद आगे बढ़ो, उसके बाद जनरल एंट्री के फॉर्म में हमको जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं उनको प्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज जनरलाइजिंग। क्लियर है? एडवांटेज भी देख लेते हैं जल्दी से। प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डेटा इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले बता चुके हैं आपको, डेट वाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करिएगा। देन पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूसेस, आप कंटिन्यूटी के बेस पर डेली ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो एरर आने का पॉसिबिलिटी कम होता है। दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट क्रेडिट। उसके बाद हम लेजर बनाते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो एक तरीके से जो एरर है वो हम कुछ हद तक रेक्टिफाई कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि एरर के चांसेस कम रहते हैं जनरल से। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, जैसे ही आप जनरल एंट्री करते हैं उसके नीचे नरेशन देते हैं, ट्रांजेक्शन का डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो एक्सप्लेनेशन हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जल्दी से फॉर्मेट पे। ठीक है, देखो फॉर्मेट मैं बना रहा हूं यहां पर, आप ध्यान से देखना। जनरल एक छोटा सा फॉर्मेट बना देते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। देखो जरा, मैं आपको फॉर्मेट बना दिया है, इस फॉर्मेट को देखो अच्छे से। अब समझाता हूं फॉर्मेट। ठीक है, यहां पर डेट लिखना, सपोज 1/4/20। क्लियर है? अभी हमने ट्रांजैक्शन किया था, हमने गुड्स परचेज किए थे कैश में। अब मैं जनरल एंट्री लिख रहा हूं, देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्लियर? देखो ऐसे मैंने जनरल एंट्री लिख दिया। अब इस चीज को समझो, पैटर्न समझो पहले। ठीक है, देखो आप भी जानते हो कि अगर हम परचेज कर रहे हैं गुड्स को तो परचेज का टर्म यूज करेंगे और कैश का टर्म यूज करेंगे। मैं अभी आपको जनरल एंट्री समझा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन बता रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मान लो ये जनरल एंट्री है, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं ये देखो। सबसे पहले ये देखो DR डॉट, जो हम
डेबिट बोलते हैं, इसका एब्रीवेटेड फॉर्म है DR डॉट। ठीक है, जैसे आपने बोला डेबिट, तो डेबिट का एब्रीवेटेड फॉर्म है DR डॉट। जो डेबिट है उसको पहले लिखना है। ठीक है, अब आगे देखो मैंने इतना स्पेस छोड़ दिया है, ठीक है, जिससे बाइफर्केशन हो, जिससे आप डिस्टिंक्शन कर पाए कि कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है। आ रहा है समझ में? तो थोड़ा सा जगह आप भी छोड़ देना यहां पर। उसके बाद इंडिकेट करना 2। अब इसको देखो 2 सेकेंड आइटम है हमारा क्रेडिट, जो इंडिकेट होगा CR डॉट से। क्लियर? लेकिन यहां पर हम CR डॉट नहीं लिख करके हम इसको इंडिकेट करेंगे 2 से। तो हर बार आप जब भी क्रेडिट का आइटम लिखना तो हमेशा 2 को प्रीफिक्स कर देना। ठीक है, अब मैंने लिखा 2 कैश अकाउंट, इस तरह से जनरल एंट्री लिखी। अब नरेशन देखो, जो मैंने अभी बताया आपसे कि नरेशन लिखना है आपको, तो यहां पर लिखना बीइंग, हर एक नरेशन लिखने से पहले बीइंग वर्ड यूज कर देना। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश रुपीज, मान लीजिए 1000 रुपीज के गुड्स खरीदे तो 1000। इतना क्लियर कि दिस इज नरेशन। ठीक है, नरेशन क्या होता है? डिस्क्राइब करता है आपकी ट्रांजैक्शन को, आपके जर्नल एंट्री। सबको पॉइंट इतना क्लियर है? सबको क्लियर? अब देखिए आगे, इसको देखिए यहां पर, यहां लिखा L.F, इसका मतलब है दिस इज लेजर फोलियो नंबर। ठीक है, जैसे जनरल एंट्री के बाद हम बनाते हैं लेजर। ठीक है, लेजर में हम क्या करेंगे? डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक, इस एंट्री के बेस पे बोलूं तो आप लेजर में 2 अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब परचेज अकाउंट लेजर बुक के किस पेज नंबर पे मेंशन है, वो पेज नंबर आपको ऐसे मेंशन करना होता है। मान लीजिए लेजर अकाउंट के पेज नंबर 5 में आपने परचेज अकाउंट बनाया है, तो यहां पर नंबर मेंशन कर देना। ठीक है, और कैश अकाउंट बनाया है मान लीजिए 7 नंबर पेज पे, तो 7 नंबर मेंशन करना। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि लेजर बुक के जिस पेज नंबर पे ये अकाउंट होंगे वो पेज नंबर यहां मेंशन किया जाता है। फिलहाल जब आप नॉर्मली क्वेश्चंस को करेंगे तब आपको कुछ भी यहां पर पेज नंबर मेंशन करने का जरूरत नहीं। ठीक है, ब्लैंक ही छोड़ देना है आपको ये कॉलम। आ जाइए अमाउंट पे। एक अमाउंट का कॉलम है आपका डेबिट का और दूसरा अमाउंट का कॉलम है आपका क्रेडिट का। ठीक है, तो डेबिट के एंट्री के सामने डेबिट का अमाउंट लिख दो आप। देखिए मैंने लिखा 1000 रुपीज। क्लियर? और क्रेडिट के सामने आप क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट लिख दो। देखिए मैंने लिखा इस तरह से। क्लियर? सबको ये फॉर्मेट क्लियर है? सबको मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको? अब देखो आगे जाके लास्ट में जब सभी ट्रांजैक्शंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम टोटल कर देंगे और डेबिट साइड का टोटल एंड क्रेडिट साइड का टोटल आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, होप सिंपल सा है, कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको यह समझाएंगे कि जो जर्नल एंट्री का फ्रेमिंग है, आप किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत अच्छी होना जरूरी है अगर आपको अच्छे से जर्नल एंट्री को समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम जाएंगे तब मैं आपको मेथड बताऊंगा कैसे आप डेबिट करेंगे, कैसे आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।